नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल सिख युद्ध के विषय में। आज की क्लास में हम थ्योरी सेशन को कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में हम इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे आंग्ल सिख युद्ध की भूमिका बनती है और आंग्ल सिख युद्ध होता है उसका परिणाम क्या होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं बंदा बहादुर से। बंदा बहादुर कौन थे, इनके विषय में पहले जान लेते हैं और इन्हीं से शुरुआत करते हैं हम आधुनिक भारत की। आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास में कि कैसे गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और करते करते वहाँ पर 10 गुरुओं को भी आपने देखा होगा और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था कि जो गुरुओं की परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद में कोई गुरु नहीं होगा ये उन्होंने उद्घोषणा भी कर दी थी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर का जो जन्म हुआ था वो 1670 में पूंछ जिले राजौरी गांव में हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो लक्ष्मण सिंह था। अब ये तो ठीक था, ये एक बहुत ही होनहार युवक थे। हुआ क्या, इन्होंने एक बार शिकार खेल रहे थे तो उसमें एक गर्भवती हिरनी का शिकार कर दिया। जब शिकार किया उसके बाद वो हिरनी मर गई और ये देखकर इनको बहुत व्यथा हुई, बहुत पीड़ा हुई, बहुत आत्मग्लानि हुई और ये उस दुख से उबर नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो रहे थे। तो वो क्या किया कि नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, नांदेड़ चले गए और वहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम बनाकर वहाँ रहने लगे। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई वो गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। ठीक है, और उन्होंने इनको बंदा बहादुर नाम दिया। बंदा बहादुर का मतलब होता है बंदा का मतलब ये अपने आप को गुरु का फिर बंदा कहने लगे और इनका नाम क्या पड़ गया, बंदा बहादुर। ठीक है, तो मूल नाम इनका क्या था, लक्ष्मण सिंह था। नाम इनका क्या पड़ गया, बंदा बहादुर। किसने दिया ये नाम, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इसके बाद में क्या हुआ कि अक्टूबर 1708 में एक गुल खां नामक पठान था, उसने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी। हत्या कर दी का मतलब हुआ कि उसका युद्ध हुआ गुरु गोविंद सिंह जी से और उसी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी को जख्म हो गया और वो जख्म बढ़ गया और उसी से इनकी मृत्यु हो गई। यानी युद्ध भूमि में ये नहीं मारे गए, युद्ध हुआ तो उससे इनको ये जख्मी हो गए और वो जख्म बढ़ गया और इनकी मृत्यु हो गई। जब गुरु गोविंद सिंह जी को लगा कि ये अब इनका अंतिम समय है, इनकी मृत्यु करीब है, तो उन्होंने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि बंदा बहादुर के हाथों में पंजाब के सिखों को, कहाँ से, नांदेड़ से, क्योंकि ये नांदेड़ में मिले थे, महाराष्ट्र में मिले थे। तो जैसे ही उनको ये लगने लगा कि अब हमारा समय करीब है, अब हम पंजाब के सिखों को नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने क्या किया कि एक हुक्मनामा भेजा, किसके हाथों, बंदा बहादुर के हाथों। कहाँ भेजा, पंजाब एक हुक्मनामा भेजा और उसमें ये लिखा कि आज से यानी ये जब से हुक्मनामा आपके पास पहुंचे तब से बंदा बहादुर ही सिखों का नेता होगा। यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को सिखों के नेता के रूप में नियुक्त करके पंजाब भेज दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनकी मृत्यु करीब है। ठीक है, इसके बाद में जब ये बंदा बहादुर गए तो इन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई और ये क्या किया, इन्होंने ये अपना सिख का एक प्रतिनिधि समझकर अपने आप को शासन करने लगे। बंदा बहादुर ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए। कहने में तो ये आता है कि बंदा बहादुर ने 10 जो गुरु हुए थे, 10 गुरुओं के नाम पर सिक्के चलवाए थे, लेकिन इसका साक्ष्य ज़्यादा मिलता नहीं है। साक्ष्य जो मिलता है वो गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक जी के नाम के सिक्कों का मिलता है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि बंदा बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद में क्या इन्होंने किया कि 12 मई 1710 को, अब बंदा बहादुर के जो कुछ कारनामे थे उनको देख लेते हैं। 12 मई 1710 को बंदा बहादुर ने छोटे साहिबजादे थे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी, तो ये वजीर खान ने कर दी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर ने क्या किया कि वजीर खान की हत्या कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि इन्होंने छोटे साहिबजादे की हत्या की थी, शहीद किया था, इसलिए उन्होंने वजीर खान की हत्या कर दी और क्या किया, सरहिंद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में 16 जून 1716 को फर्रुखसियर ने इनको
घेर के पकड़वा लिया और पकड़वाने के बाद में इनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इनके साथ इतने सैनिक थे कि एक दिन में लगभग 100-200 सैनिकों को फांसी दी जाती थी। और जब सभी सैनिक जो बंदा बहादुर के साथ में गिरफ्तार किए गए थे सैनिक, उनको एक दिन में लगभग 100 या 200 सैनिकों को फर्रुखसियर फांसी दिलवाता था। और जैसे ही सभी सैनिक शहीद हो गए, उसके बाद उसने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। कब कर दी? 1716 में। ठीक है। अब जब बंदा बहादुर, क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी ने नियुक्त किया था, जब बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है, उसके बाद में सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो आपस में टुकड़े टुकड़े में बंट जाते हैं। यानी उनमें फिर एकजुटता नहीं रहती है, क्योंकि उनका जो नेता था वो अब नहीं है। अब नेता नियुक्त कैसे हो, नियुक्त कौन करे, इसके अभाव में क्या होता है कि छोटे छोटे दल के रूप में सिख धर्म बट जाता है। ठीक है। फिर क्या किया कि 1748 में कर्पूर सिंह जी ने क्या किया कि सभी सिख टुकड़ियों को मिलाकर एक खालसा दल के रूप में नियुक्त किया। मैंने एक खालसा दल बनाया, जैसे कि हमने मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा कि रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा होगा कि दल चालीसा। तो वैसे ही जैसे वो दल चालीसा था, उसी तरह इन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी टुकड़ियों को मिलाकर, यानी जो सिख धर्म के लोग आपस में बट गए थे, उन बटे हुए लोगों को एकत्र करके क्या किया, इन्होंने खालसा दल के रूप में विलय कर दिया। यानी खालसा दल का निर्माण किया और उसी में सभी पार्टी अपना अपना गठबंधन कर रही। अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसी दल खालसा को 12 मिसलों में जस्सा सिंह अहलूवालिया, इनका नाम पूरा था जस्सा सिंह अहलूवालिया ने विभाजित कर दिया। ठीक है। जो खालसा दल बनाया था कर्पूर सिंह जी ने 1748 में, उसे 12 मिसलों में विभक्त कर दिया। किसने? जस्सा सिंह अहलूवालिया में। और इसी में एक मिसल थी आपकी सुकर चकिया मिसल। और भी मिसलें हैं, जैसे कि दोस्तों अगर हम उन 12 मिसलों को ही देख लें एक बार तो ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। 12 मिसलों में से एक थी सिंहपुरिया मिसल। एक तो सुकर चकिया आपको पता होगा, भंगी पता होगा, क्योंकि सुकर चकिया मिसल के ही राजा रणजीत सिंह जी थे। और भंगी मिसल जो थी वो उसको उन्होंने जीता था। ठीक है। तो हम 12 मिसलों को देख लेते हैं। एक थी और उनके संस्थापक भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एक थी आपकी सिंहपुरिया मिसल। क्या थी? सिंहपुरिया मिसल। आप चाहे तो एक जगह लिख लीजिए, सिंहपुरिया मिसल। ठीक है। और इस मिसल की दोस्तों अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक माने जाते हैं कर्पूर सिंह। ठीक है। इसके बाद की आगे की बात करें, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे जो मिसल थी वो थी अहलूवालिया। दूसरी हो गई अहलूवालिया मिसल। अहलूवालिया मिसल जो थी उसके संस्थापक वही थे जस्सा सिंह, जिन्होंने एकत्र किया था। जस्सा सिंह उन्हीं को संस्थापक माना जाता है अहलूवालिया का। इसके बाद में थी रामगढ़िया मिसल। कौन थी? रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल नहीं लिख रहे हैं, जगह की कमी है, मिसल नहीं लिख रहे हैं, मिसल आप समझ जाइए। ठीक है। तो ये थी जस्सा सिंह और रामगढ़िया। ठीक है। जस्सा सिंह रामगढ़िया इसके संस्थापक थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है। आगे बढ़े। कन्हैया मिसल थी, कन्हैया मिसल। ठीक है। मिसल नहीं लिखेंगे, कन्हैया मिसल थी। इसके संस्थापक जय सिंह थे। ठीक है। और इसके बाद में एक थी फुलकिया मिसल। ठीक है। मिसल आप जानते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो फूल सिंह थे। लगभग नाम भी थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, तो अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। अगली मिसल थी एक आपकी इसको भंगी मिसल भी कहते हैं, भांगी मिसल भी कहते हैं। ठीक है। भांगी मिसल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हरि सिंह। ठीक है। भांगी मिसल के जो संस्थापक थे वो हरि सिंह थे, और इसी को भंगी मिसल कहते हैं। और रणजीत सिंह जी ने इसी मिसल को जीता था। एक थी सुकर चकिया, आपको पता ही होगा सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह, उन्हीं के पुत्र थे रणजीत सिंह। और इसके सुकर चकिया मिसल के जो संस्थापक थे वो थे चरत सिंह।
ठीक है। महासिंह थे, मुखिया थे, लेकिन इसकी जो स्थापना की थी वो चरत सिंह ने की थी। इसके बाद में एक मिसल थी आपकी निशान वालिया मिशन, निशान वालिया मिसल। और आज के समय में भी जो सिख धर्म है वो इन्हीं मिसलों से संबंधित है। ठीक है, निशान वालिया मिसल। निशान वालिया मिसल के जो संस्थापक थे वो सरदार संगत सिंह थे। कौन थे? संगत सिंह। संगत सिंह। भगत सिंह निशान वालिया मिसल से ही संबंधित थे। इसके बाद में जो सरदार होते हैं वो निशान वालिया से ही संबंधित होते हैं। इसके बाद में एक थी करोड़ सिंधिया, करोड़ सिंधिया मिसल। करोड़ सिंधिया मिसल के जो संस्थापक थे वो थे बघेल सिंह, बघेल सिंह। 8 मिसलें हो गई। नवी मिसल आप लिख लीजिए। नवी मिसल कौन सी थी? तो नवी में लिख लीजिए उल्ले वालिया मिसल, उल्ले वालिया मिसल, उल्ले वालिया मिसल। उल्ले वालिया मिसल के जो संस्थापक थे वो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह थे। इसके बाद में एक अगली मिसल लिखते हैं, नकाई मिसल थी। नकाई मिसल, नकाई मिसल के जो संस्थापक थे वो हीरा सिंह थे, हीरा सिंह। इसके बाद में एक थी शहीदी मिसल, शहीदी मिसल। शहीदी मिसल के जो संस्थापक थे वो थे बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह। एक मिसल है कोई और, कौन कौन सी हो गई देख लेते हैं इनको। एक तो थी आपकी सिंहपुरिया मिसल, अहलूवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, फुलकारिया मिसल, भांगी मिसल, सुकर चकिया मिसल। इसके बाद में निशान वालिया मिसल, फिर थी करोड़ सिंधिया मिसल, इसके बाद में उल्ले वालिया मिसल, फिर नकाई मिसल और शहीदी मिसल। अच्छा, ये जो 6 नंबर है ये 2 बार लिख गए हैं, बाकी आपकी 12 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन जो 12 मिसलों को हमने देखा उसी में से एक मिसल थी आपकी सुकर चकिया मिसल। ठीक है, और इसी सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। उन्हीं महासिंह के सुपुत्र थे रणजीत सिंह। ठीक है, तो रणजीत सिंह के विषय में हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगर हम रणजीत सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह जो थे वो बहुत अच्छे योद्धा थे। अच्छे योद्धा के साथ साथ वो बहुत ही दिग्दर्शा पुरुष थे, महत्वाकांक्षी भी थे। उनसे एक बार कहा गया, उनकी एक आंख में थोड़ी दिक्कत थी, उनको चेचक की बीमारी हो गई थी। उस बीमारी के चलते उनकी एक आंख खराब हो गई थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि भगवान ने आपको एक आंख क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को एक नज़र से देख सकें, इसलिए परमात्मा ने मुझे एक आंख दी है। तो वो दिग्दृष्टा थे। दिग्दृष्टा के साथ साथ उनकी सोच इतनी सकारात्मक थी, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं रणजीत सिंह जी की। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन? रणजीत सिंह जी। इन्होंने पंजाब के बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे अपने राज्य में मिला लिया, जैसे मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख। ये उस समय के बड़े क्षेत्र माने जाते थे और इन क्षेत्रों को विजित करके रणजीत सिंह जी ने अपने अधिकार में कर लिया, यानी पंजाब राज्य में मिला लिया। इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1780 में सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था, यानी महासिंह इनके पिता थे। एक बार क्या हुआ कि 1797 में काबुल के शासक जमान शाह, दोस्तों ये जो जमान शाह था ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था, यानी पुत्र का पुत्र था। ठीक है, तो ये अक्सर पंजाब पर आक्रमण किया करता था अपना अधिकार जमाने के लिए। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया था। इसका कहना था कि पंजाब जो है वो हमारे दादा ने जीता था, तो यहाँ पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इस नियत से ये हर बार पंजाब पर आक्रमण किया करता था। तो हुआ क्या कि इसने पंजाब 1797 में काबुल पर
का जो शासन था इसने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख नेता ने जमान शाह को पराजित कर दिया। ठीक है, अब जब पराजित कर दिया तो जब ये भाग रहा था तो क्या हुआ कि चिनाब नदी में इसकी कुछ बंदूकें गिर गईं। तो रणजीत सिंह ने उन बंदूकों को निकलवा कर और इसके यहाँ वापस भिजवा दिया। इस बात से ये बहुत प्रभावित हुआ और इसने क्या किया कि रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने का आश्वासन दे दिया, यानी ये कह दिया कि आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं। तो 1799 में लाहौर पर अधिकार करके इन्होंने का मतलब रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई और जो अमृतसर थी वो इनकी धार्मिक राजधानी थी। ठीक है, तो जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ बना रहे थे तो अंग्रेज दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर चुके थे। दूसरे क्षेत्रों का मतलब हो गया जैसे बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ। ठीक है, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर चुके थे। क्यों? क्योंकि प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध उस समय हो चुके थे। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की नींव पड़ गई थी भारत में कब्जा करने की, और बक्सर के युद्ध ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि वो भारत पर अधिकार कर चुके हैं। ठीक है, भारत पर अधिकार करने का मतलब कि पूर्वोत्तर भारत पर उनका अधिकार हो चुका है। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध में उन्होंने उनकी पूर्वोत्तर भारत में पकड़ सुनिश्चित कर ही दी थी। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर चुके थे। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा बंगाल का क्षेत्र और आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र अब अंग्रेजों की नज़र सिख साम्राज्य पर थी। मैसूर का भी युद्ध हो चुका था उस समय भी, उधर का भी कर्नाटक का और जो क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वो भी इनके अंडर में आ चुका था अंग्रेजों के। तो अब उनकी नज़र कहाँ थी? सिख साम्राज्य पर थी। अब एक संधि होती है अमृतसर की संधि से हम देखेंगे कि किस तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की रूपरेखा बनती है। अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण क्या था? तिलसित की संधि का होना अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण था। अब तिलसित की संधि क्या थी? तो तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत पर जमीनी मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे। ठीक है, कौन कौन? रूस और फ्रांस मिलकर दोनों भारत पर जमीनी मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे। जमीनी मार्ग के जरिए आक्रमण करने का मतलब है कि समुद्री आक्रमण नहीं होने वाला। उस समय राफेल नहीं था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्ध के द्वारा भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और रूस और फ्रांस में इस आक्रमण को लेकर चिंतित थे। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि इसी कारण अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीति के तहत 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा। अब अंग्रेजों को लगा कि हम भारत में अकेले हैं युद्ध करने के लिए, उधर रशिया और फ्रांस मिलकर अटैक करेंगे, तो इसलिए उन्होंने रणजीत सिंह के पास एक संदेश भेजा। क्या भेजा? संधि प्रस्ताव, अपनी विशेष नीतियां मतलब उनकी जो कुटिल नीतियां थी उसके जरिए एक प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। यानी हम लोग एक तरह से मान लो नाटो बना दिया कि अगर आप पर कोई आक्रमण होगा तो हम करेंगे और हम पर कोई आक्रमण हो तो आप हमारी मदद करेंगे। तो क्या हुआ? मदद करेंगे, और अंग्रेजों पर कोई आक्रमण होता है तो रणजीत सिंह मदद करेंगे। ठीक है, ये बात कब हुई? जब तिलसित की संधि की बात हुई तब। उसके बाद में कब? 1807 में नाटो वाली बात हो गई। इसके बाद में सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर, यानी अंग्रेजों ने कहा कि सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा, यानी उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ रणजीत सिंह का शासन रहेगा, और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपनी भी 2 शर्तें पेश की। रणजीत सिंह ने कहा कि हम अंग्रेजों की इस शर्त को माने, उसके लिए हमारी भी 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी 2 शर्तें थी? एक शर्त थी कि जब भी कभी अफगान और सिखों में लड़ाई होगी, क्योंकि जो रणजीत सिंह का राज्य था, जो रणजीत सिंह का शासन क्षेत्र था, वो अफगान की तरफ था। सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है, तो वो अफगान क्षेत्र था। तो रणजीत सिंह ने कहा कि जब कभी अफगान और सिखों में लड़ाई होगी तो अंग्रेज उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसके बाद में रणजीत सिंह ने एक बात और कही कि अंग्रेजों को सतलज नदी का मालवा क्षेत्र भी राजा रणजीत सिंह को देना होगा। क्योंकि मालवा क्षेत्र स्पेशल क्यों कहा गया? क्योंकि जो मालवा क्षेत्र था वो सतलज नदी के पूर्व में पड़ता था।
तो रणजीत सिंह का कहना था कि हमें सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ सतलज नदी के पूर्व में जो मालवा क्षेत्र है उस पर भी अधिकार करने का पावर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की ये शर्त नहीं मानी और 1808 में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने के प्रयास करते हैं, जिसमें वो असफल हो जाते हैं। यानी अंग्रेजों ने ये शर्त नहीं मानी तो रणजीत सिंह ने क्या किया कि मालवा पर आक्रमण कर दिया उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए। अब जब वहाँ पर प्रयास करते हैं तो रणजीत सिंह असफल हो जाते हैं और 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में पुनः अमृतसर की एक संधि होती है। क्या संधि हुई? अब पहले तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1807 में हुई थी। अब एक 1809 में अमृतसर की संधि हो रही है। उसमें क्या था कि इस संधि की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ के नेतृत्व में इस संधि में तय होता है कि सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम रणजीत सिंह, अब वो संधि हो गई 1809 में जो संधि हुई उसमें यही तय हुआ कि पश्चिम में आपका है और पूर्व में अंग्रेजों का है। मालवा पर रणजीत सिंह का शासन नहीं रहेगा। अब हम रणजीत सिंह का कुछ साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। 1809 में इन्होंने कांगड़ा विजय की। 1813 में अफगान अमीर शाह सुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और उसी समय शाह सुजा ने इन्हें कोहिनूर हीरा भी दिया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि कोहिनूर हीरा जो दिया था वो कब दिया था? तो वो दिया था 1813 में। किसने? शाह सुजा ने। ये कहाँ का था? तो ये अफगान का अमीर था। इसके बाद में 1813 में अटक विजय, 1818 में मुल्तान विजय और 1819 में जब्बार खान को पराजित कर कश्मीर पर रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। दोस्तों, अटक की अगर हम बात करें तो अटक वर्तमान में पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अटक पाकिस्तान में है और कटक उड़ीसा में है। तो अटक से कटक तक। ठीक है, तो 1819 में जब्बार खान को पराजित करके इन्होंने क्या किया? कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1820-21 में गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और लेह को जीत लिया। 1832 में पेशावर विजय, 1833-34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों को दे दिया। शिकारपुर पर अधिकार तो कर लिया लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जब 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, आंग्ल सिख युद्ध की रूपरेखा वहीं से बननी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो पहले राजा रणजीत सिंह से दबते थे। जब वो दबते थे तो वो खुलकर विद्रोह नहीं कर पाते थे। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद में क्या होता है कि लगभग 4-5 वर्ष के भीतर, 4-5 साल के भीतर ही 5 शासकों की नियुक्ति हो जाती है। जैसे कि रणजीत सिंह के बाद में खड़क सिंह बैठते हैं, खड़क सिंह के बाद में नौनिहाल सिंह बैठते हैं, नौनिहाल सिंह के बाद में राजमाता बैठती हैं, राजमाता के बाद में फिर कौन? दिलीप सिंह राजमाता बैठती हैं। उसके बाद में दिलीप सिंह को राजमाता जो जिंदल जी थी उनके संरक्षण में दिलीप सिंह को बैठाला जाता है, क्योंकि उस समय दिलीप सिंह की आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी। तो जब ये अयोग्य शासक गद्दी पर बैठते हैं तो अंग्रेजों को इसी बीच एक मौका मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नियुक्ति होती है और अंत में दिलीप सिंह को 1843 में शासक बनाया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और 1843 में दिलीप सिंह को राजा बनाया जाता है। उसके पहले 3 शासक राजा बन चुके होते हैं। कौन? खड़क सिंह, दिलीप सिंह और राजमाता। ठीक है, राजा बनते समय दिलीप सिंह की आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी। महारानी जिंदल कौर उनकी संरक्षिका बनती हैं, क्योंकि वो उस समय अल्पवयस्क थे, इसलिए महारानी जिंदल कौर को उनकी संरक्षिका बनाया जाता है। ये जो महारानी जिंदल कौर थी ये दिलीप सिंह की माता थी, तो इनको जो कि शासन व्यवस्था संभालती हैं। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, जो 1845 से 46 तक हुआ। क्या था कि अंग्रेज पहले से ही पंजाब के क्षेत्र में अधिकार करना चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में उनकी लालसा और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जब गद्दी पर एक अयोग्य शासक बैठा है तो उनकी लालसा और बढ़ गई। उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग, उसके नेतृत्व में बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाहियों को सतलज नदी की सीमा पर भेजा गया। उस समय एक संधि जो हुई थी 1809 में,
हमने देखा अमृतसर की संधि, उसमें कहा गया था कि पश्चिम का क्षेत्र जो है वो रणजीत सिंह का है और जो पूर्वी क्षेत्र है वो अंग्रेजों का है। तो इस हिसाब से सेना भेजने का, सतलज पर सेना भेजने का जो कारण था वो एक संशय उत्पन्न करना था कि अंग्रेज सिखों के मन में ये संशय हो कि सेना क्यों भेजी गई है, ताकि वो भी युद्ध के लिए तैयार रहें। तैयार रहें का मतलब कि वो भी अपनी तरफ से कोई गलती कर दे। तो क्या हुआ कि जब इधर सिख सिपाहियों ने सतलज नदी पर देखा कि अंग्रेजी सैनिक आए हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने सिख जो सरदार थे उन्होंने भी अपने सिपाहियों को सतलज नदी के पार भेज दिया। अब जब इधर उधर सैनिक आ जा रहे हैं तो जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी उस संधि का उल्लंघन हो गया। ठीक है, और अमृतसर की संधि का जैसे ही उल्लंघन हुआ तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। अब इस जो ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, इसमें 1845-46 में जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसमें 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक हुई थी मुदकी का युद्ध जो 1845 में हुआ, एक हुआ फिरोजपुर का युद्ध जो 1845 में हुआ, अली वालों का युद्ध 1846 में और सुबराओं का युद्ध 1846 में। इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हो गई। क्यों? क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला कोई सशक्त शासक नहीं था। तो क्या हुआ कि इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हो गई और सिखों की पराजय के बाद में 9 मार्च 1846 को एक लाहौर की संधि हुई। अब इस जो 1846 को लाहौर की संधि हुई, इस संधि में शर्तें क्या रखी गईं? तो ये संधि जो हुई वो अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच हुई। दिलीप सिंह क्या ही संधि करेंगे, उस समय 5 वर्ष 7 वर्ष का बालक क्या ही संधि करेगा, लेकिन एक संधि का नाम दिया गया और उस संधि में कुछ शर्तें रखी गईं। क्या शर्तें रखी गईं? उसमें कहा गया कि दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब माना गया कि जो दिलीप सिंह है वो राजा हैं। क्यों माना गया? अंग्रेज चाहते तो उसी समय दिलीप सिंह को हटा देते, ठीक है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उस समय ध्वस्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पुतले के रूप में दिलीप सिंह को सिखों का नेता मान लिया, सिखों का राजा मान लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा, शर्त में क्या कहा गया कि दिलीप सिंह राजा बने रहेंगे रानी जिंदल की संरक्षता में। ठीक है, इसके बाद में सतलज के पूर्व के प्रदेश व जालंधर के दोआब क्षेत्रों पर अंग्रेज का आधिपत्य हो गया। ठीक है, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसमें कि 50 लाख रुपए नगद। अब 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, तो उस समय दिलीप सिंह के पास 50 लाख रुपए नगद थे, तो वो उन्होंने दे दिए। 1 करोड़ के बदले में क्या किया गया कि कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया। जो कश्मीर था उस समय वो सिखों के अधिकार में था, पंजाब राज्य के अधिकार में आता था, तो कश्मीर के क्षेत्रों को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। इन गुलाब सिंह को, हरि सिंह को, गुलाब सिंह के पुत्र थे हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह, इनको आज हम अभी देखते हैं। हरि सिंह के समय में वो हुआ था, विलय का कार्य किया गया था, तो आपने हरि सिंह को पढ़ा होगा। तो वही है कि गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया, कितने में? 1 करोड़ रुपए में। 1 करोड़ के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथ में बेच दिया गया। गुलाब सिंह कश्मीर के राजा बन गए और कश्मीर सिखों के हाथ से चला गया। ठीक है, इस और क्या शर्त थी? तो सैनिक की संख्या कम कर दी गई, यानी निश्चित कर दी गई, और एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई। कहाँ पर? सिख दरबार में। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी भी विदेशी को सेना में नहीं रख सकते थे। कहाँ नहीं रख सकते थे? सेना में, क्योंकि उस समय सिखों की सेना में बहुत अच्छी खासी मात्रा में रसिया के सैनिक मौजूद थे। ठीक है, तो क्या किया गया कि अंग्रेज के परामर्श के बिना किसी भी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। तो ये थी क्या? आपकी लाहौर की संधि, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में हुई। अब एक संधि और हम पढ़ लेते हैं, भैरववाल की संधि, जो 16 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि में क्या हुआ? 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। युद्ध नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा एक विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की, जिसकी शर्तें क्या थीं? तो इसकी शर्तें ये थीं कि रानी जिंदल की संरक्षता को समाप्त कर दिया गया, उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद में अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई, जो शासन की देखभाल करेगी।
लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। दरबार में अपने सेना भेजते, अपने सैनिकों को नियुक्त करते, अपना रेजिडेंट नियुक्त करते और उनका खर्चा कौन उठाएगा? भारतीय शासक उठाएंगे। ठीक है, तो ये थी भैरववाल की संधि। ये आप याद ना रखें, लेकिन ये याद रखिएगा कि भैरववाल की संधि हुई कब थी? तो 16 दिसंबर 1846 को हुई थी। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनी वो पृष्ठभूमि बनी लाहौर की संधि से। लाहौर, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में लाहौर की संधि हुई, उसमें जो संधि हुई वो सिखों को लग रही थी कि ये उनके साथ में अपमान हुआ है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में हुई संधियों से सिख काफी नाखुश थे। इसलिए 1848 के समय जब अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मूलराज से जब हेनरी लॉरेंस ने बढ़े हुए राजस्व को मांगा, तो मूलराज ने राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली। यानी सब खिसियाए हुए बैठे थे। एक बात आप ये समझ लीजिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो संधि हुई थी वो अपमानजनक हुई थी, तो सभी अंदर से खिसियाए हुए थे। जो ये दीवान था मूलराज, ये भी सिख ही था, लेकिन इसे नियुक्त किया गया था। अब इससे जब हेनरी लॉरेंस ने यानी अंग्रेजों ने कर मांगा, बढ़ा हुआ राजस्व मांगा, तो इसने देने से इनकार कर दिया और इसने क्या किया? साथ ही साथ युद्ध की तैयारी भी कर ली। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? हेनरी लॉरेंस ने मुल्तान के दीवान मूलराज को हटाना चाहा। क्यों? क्योंकि जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हें पद से बर्खास्त कर देंगे। तो जब हटाना चाहा और हटा भी दिया, हटाने का फैसला भी ले लिया और क्या किया? तो ये बात क्या हुआ कि मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेज के इस फैसले का विरोध किया और मूलराज के समर्थन में खड़ी हो गई। ठीक है, मुल्तान की जो प्रजा थी उसने इस चीज़ का विरोध किया और वो मूलराज जो था, जो वहाँ का दीवान था, उसके पक्ष में खड़ी हो गई। अंग्रेजों ने मुल्तान के गवर्नर को ब्रिटिश अफसर के साथ भेजा जिनका नाम था लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एगेन्यू और लेफ्टिनेंट एडरसन। इसके बाद में मुल्तान की प्रजा ने इन दोनों ब्रिटिश अफसर को मार दिया। ठीक है, क्यों मार दिया? क्योंकि वो तो मूलराज के पक्ष में थे, तो उन्होंने इन दोनों अफसरों को मार दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह छेड़ दिया। अब जब विद्रोह छेड़ दिया तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। इस द्वितीय आंग्ल सिख के युद्ध अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कौन कौन सी? एक रामनगर का युद्ध हुआ जो कि 1848 में हुआ, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। एक चिनिया वाला युद्ध हुआ जो 1849 ईस्वी में हुआ, इसमें सिख विजयी हुए। ये युद्ध कई बार पूछा गया है, याद रखिए ये 1849 ईस्वी में हुआ था। एक गुजरात नगर का युद्ध हुआ 1849 ईस्वी में, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध हुए थे, 4 लड़ाइयाँ हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद में 1849 में अंग्रेजों के सेनापति ह्यूगॉफ के नेतृत्व में सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिख राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। यानी सिख राज्य अब अंग्रेजी राज्य में मिल गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ में इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए और वहां से फिर ये कभी नहीं आए। वहीं इन्होंने थोड़े समय बाद ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इन्होंने रसिया, ब्रिटेन और बहुत जगह की यात्रा भी की। वहीं इनकी मृत्यु हो गई, वहीं इनकी अंत्येष्टि हो गई। पेरिस में इनकी मृत्यु हुई थी और इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि हुई थी। ठीक है, तो ये वहां से फिर कभी नहीं आए। दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही है। कल की क्लास में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।